वियना की उस ठंडी रात में जब पूरा शहर ब्लैकआउट के अंधेरे में डूबा हुआ था, एक आदमी लकड़ी की मेज पर झुका बैठा था। कमरे में रोशनी सिर्फ एक छोटी सी मोमबत्ती से आ रही थी। बाहर कहीं दूर सायरन बज रहे थे। खिड़की के शीशे हल्के हल्के कांप रहे थे और उस आदमी के हाथ में एक कागज था, अमेरिका का वीजा। उसके पास भाग जाने का मौका था, उसके पास बच जाने का मौका था, लेकिन उसी कमरे के दूसरे कोने में उसका बूढ़ा पिता बैठा था, चुप, थका हुआ, और उसकी मां रसोई में बहुत धीमी आवाज में बर्तन रख रही थी, जैनो शोर भी अब खतरा बन चुका हो। पूरे यूरोप में यहूदियों के लिए हवा बदल चुकी थी। लोग गायब हो रहे थे, पड़ोसी अचानक अजनबी हो गए थे, सड़कों पर बूटों की आवाजें बढ़ती जा रही थीं, और उस आदमी को फैसला करना था, अपने लिए जीना या अपने माता पिता के साथ मरने का जोखिम उठाना। उस रात विक्टर फ्रैंकल ने कागज को बहुत देर तक देखा। फिर उसकी नजर एक छोटे पत्थर पर पड़ी जिसे उसके पिता घर लेकर आए थे। वो किसी टूटी हुई यहूदी प्रार्थना स्थल के मलबे से निकाला गया था। उस पर हिब्रू भाषा का एक अक्षर उकेरा था, उन 10 आदेशों में से एक का हिस्सा, अपने पिता और माता का सम्मान करो। विक्टर ने धीरे से वीजा मोड़ दिया और उसी क्षण, शायद बिना जाने, उसने अपनी पूरी दर्शन व्यवस्था की पहली असली कीमत चुका दी, क्योंकि आने वाले वर्षों में वो आदमी सब कुछ खो देगा, अपना घर, अपनी पत्नी, अपनी मां, अपने पिता, अपना नाम, अपने बाल, अपनी पहचान, लेकिन एक चीज आखिरी क्षण तक उससे छीनी नहीं जा सकेगी, जीवन के अर्थ को चुनने की उसकी क्षमता। और यही कहानी है विक्टर फ्रैंकल की, एक ऐसे आदमी की जिसने इंसानियत को उसके सबसे अंधेरे रूप में देखा और फिर भी ये मानने से इनकार कर दिया कि जीवन अर्थहीन है। वियना 1905। सड़कों पर घोड़ा गाड़ियां चलती थीं। पुराने कैफे में बुद्धिजीवी घंटों बैठकर दर्शन, कला और राजनीति पर बहस करते थे। हवा में संगीत तैरता रहता था। ऊपर से सब कुछ शांत दिखाई देता था, लेकिन यूरोप के भीतर बदलाव की हल्की कंपन शुरू हो चुकी थी। इसी शहर में एक यहूदी परिवार में जन्म हुआ विक्टर एमिल फ्रैंकल का। बचपन से ही वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। खेलते खेलते भी उसका ध्यान अचानक किसी गहरे विचार में खो जाता। बहुत छोटी उम्र में ही उसके भीतर एक बेचैन सवाल जन्म ले चुका था, इंसान आखिर जीता क्यों है? अगर एक दिन सब खत्म हो जाना है तो जीवन की कीमत कहां से आती है? कहा जाता है कि एक बार उसने अपनी मां से पूछा था, अगर मृत्यु तय है तो जीवन का अर्थ क्या है? यह सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं था, यही सवाल आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी का केंद्र बनने वाला था। उस समय वियना सिर्फ एक शहर नहीं, विचारों की दुनिया था। मनोविज्ञान तेजी से बदल रहा था। उसी दौर में सिगमंड फ्रॉइड मानव मन को नई तरह से समझने की कोशिश कर रहे थे। युवा विक्टर इस दुनिया से गहराई से प्रभावित हुआ। किशोर उम्र में उसने फ्रॉइड को पत्र लिखना शुरू किया और उसकी गंभीर सोच ने बड़े मनोवैज्ञानिकों का ध्यान खींचा। लेकिन समय के साथ उसे महसूस हुआ कि इंसान सिर्फ सुख या सफलता के पीछे नहीं भागता। उसने ऐसे लोगों को देखा जिनके पास सब कुछ था, फिर भी भीतर खालीपन था, और ऐसे लोग भी जो कठिन परिस्थितियों में भी जीने का कारण खोज लेते थे। धीरे धीरे विक्टर ने अपने विचार विकसित करने शुरू किए। वो युवाओं के साथ काम करता, उन छात्रों से मिलता जो जीवन से थक चुके थे। उसे महसूस होने लगा कि कई लोग दर्द से नहीं बल्कि अर्थहीनता से टूटते हैं। इसी सोच से उसके भीतर एक नया विचार जन्म लेने लगा। शायद इंसान की सबसे गहरी जरूरत सुख नहीं बल्कि जीवन में अर्थ महसूस करना है। लेकिन उसे अभी अंदाजा नहीं था कि इतिहास बहुत जल्द उसके इस विचार की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला है। 1930 का दशक आते आते यूरोप का माहौल बदलने लगा। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। समाज में डर, गुस्सा और विभाजन फैलने लगा। धीरे धीरे यहूदियों के खिलाफ माहौल कठोर होता गया। वियना की गलियों में भी बदलाव महसूस होने लगा। पुराने संबंध बदलने लगे, लोगों की नजरें बदलने लगीं। तब तक विक्टर एक डॉक्टर बन चुका था। वो न्यूरोलॉजी और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा था। वो जानता था कि किसी समाज के टूटने से पहले इंसान भीतर से टूटना शुरू करता है। 1938 में नाजियों ने ऑस्ट्रिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके बाद नियम बदले
अधिकार बदले और धीरे धीरे यहूदियों की जिंदगी सीमित होती चली गई। विक्टर को अस्पतालों से दूर किया गया, उसका पेशेवर जीवन सिमटने लगा। लेकिन इन्हीं कठिन दिनों में वो अपनी सबसे महत्वपूर्ण पांडुलिपि पर काम कर रहा था, एक नई मनोवैज्ञानिक सोच जिसे आगे चलकर दुनिया लोगोथेरेपी के नाम से जानेगी। वो मानता था कि इंसान को सबसे गहराई से आगे बढ़ाने वाली शक्ति है जीवन में अर्थ की खोज। और विडंबना यह थी कि जिस व्यक्ति ने जीवन के अर्थ पर अपना काम शुरू किया था, उसी का जीवन अब अनिश्चितता के अंधेरे में प्रवेश करने वाला था। 1941 विक्टर ने टिली ग्रोसर से शादी की। दुनिया टूट रही थी, लेकिन लोगों को प्रेम करने से कोई तानाशाही रोक नहीं पाती। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद सामान्य जीवन अभी पूरी तरह मरा नहीं है, लेकिन यह भ्रम बहुत जल्दी टूट गया। 1942 में विक्टर, उसकी पत्नी, उसके माता पिता सबको थेरेजियनस्टाdt कैंप भेज दिया गया। ट्रेनें भरी हुई थीं, लोगों के पास सूटकेस थे, जैसे वे कहीं यात्रा पर जा रहे हों, लेकिन असल में वे इतिहास के सबसे संगठित नरसंहार की ओर भेजे जा रहे थे। कई लोगों को अभी भी भरोसा था कि यह सब अस्थायी है। इंसान आखिरी क्षण तक भ्रम से चिपका रहता है। थेरेजियनस्टाdt में भूख थी, बीमारी थी, डर था और सबसे खतरनाक चीज अनिश्चितता। कोई नहीं जानता था आगे क्या होगा। विक्टर का पिता धीरे धीरे कमजोर होने लगा। बूढ़े शरीर में अब कैंप की यातना सहने की ताकत नहीं थी। विक्टर डॉक्टर था, लेकिन वह अपने पिता को बचा नहीं सकता था। यह वह असहायता थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। किसी अजनबी को मरते देखना अलग बात है, अपने पिता को धीरे धीरे बुझते देखना और कुछ न कर पाना कुछ और। फिर वह दिन आया जब विक्टर को ऑशविट्ज भेजा गया। तो ट्रेन के डिब्बों में इंसान नहीं भरे थे, भय भरा था। लोग एक दूसरे से चिपके खड़े थे। हवा भारी थी, बच्चों की धीमी सिसकियां, पेशाब और पसीने की गंध। कोई खिड़की नहीं, कोई दिशा नहीं। और जब ट्रेन रुकी, रात थी, दूर धुआं उठ रहा था। कुछ लोग समझ गए थे, अधिकतर नहीं। प्लेटफॉर्म पर एसएस अधिकारी खड़े थे। एक हाथ का इशारा तय करता था कौन तुरंत मरेगा और कौन कुछ समय बाद। विक्टर ने अपनी पांडुलिपि छुपा कर रखी थी, उसके जीवन का काम, उसकी सोच, उसका बौद्धिक अस्तित्व। लेकिन कैंप में प्रवेश करते ही वह सब छीन लिया गया। कपड़े उतारे गए, बाल काट दिए गए, नाम खत्म। अब वह सिर्फ एक नंबर था, 119104। इतिहास में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं टूटता, उसकी आत्मा की संरचना भी बदल जाती है। ऑशविट्ज ऐसी ही जगह थी। सुबह अंधेरे में शुरू होती थी, बर्फीली हवा त्वचा को काटती थी। कैदियों को घंटों लाइन में खड़ा रखा जाता, कई लोग वहीं गिर पड़ते। गार्डों के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। धीरे धीरे विक्टर ने एक भयावह बात देखी, इंसान हर चीज का अभ्यस्त हो सकता है, यहां तक कि नरक का भी। कुछ हफ्तों बाद नए कैदियों की चीखें पुरानों को विचलित नहीं करती थीं। लाशें सड़क किनारे पड़ी रहती, लोग उन्हें देखकर आगे बढ़ जाते। यह क्रूरता नहीं थी, यह जीवित रहने की कीमत थी। अगर तुम हर दर्द को पूरी तरह महसूस करोगे तो पागल हो जाओगे। कैंप में भूख सिर्फ पेट में नहीं लगती थी, वो सोचने की क्षमता खा जाती थी। लोग रोटी के छोटे टुकड़ों के लिए अपनी नैतिकता तक बदलते देखे गए। कुछ लोग दूसरों का खाना चुरा लेते, कुछ गार्डों की चापलूसी करने लगते, कुछ पूरी तरह भीतर से खाली हो जाते। लेकिन उसी अंधेरे में विक्टर छोटी छोटी चीजें नोटिस करता था। एक कैदी जिसने अपनी आखिरी रोटी किसी बीमार आदमी को दे दी, एक आदमी जिसने बर्फ में चलते हुए दूसरे को गिरने नहीं दिया, एक थका हुआ कैदी जो किसी शाम सूर्यास्त को देखकर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। ये छोटी घटनाएं थीं, लेकिन इन्हीं में विक्टर को इंसानियत के बचे हुए टुकड़े दिखाई देते थे। वो समझने लगा कि इंसान से लगभग सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के, किसी परिस्थिति के प्रति अपना रवैया चुनने की स्वतंत्रता। यह कोई रोमांटिक विचार नहीं था। कैंप में यह विचार खून और भूख के बीच पैदा हुआ था। विक्टर ने देखा कि जिन लोगों के पास भविष्य का कोई कारण नहीं बचता, वे बहुत जल्दी मरने लगते। पहले मानसिक रूप से, फिर शारीरिक रूप से। कुछ लोग अचानक बिस्तर से उठना बंद कर देते, वे सिगरेट के बदले अपनी आखिरी रोटी दे देते, वे सुबह की लाइन में खड़े होने की कोशिश तक नहीं करते, और कुछ दिनों बाद वे चले जाते, जैसे शरीर ने हार मान ली हो। लेकिन जिन लोगों के भीतर कोई अर्थ बाकी था, किसी प्रियजन से मिलने की उम्मीद, अधूरा काम, कोई जिम्मेदारी, वे अविश्वसनीय परिस्थितियों में भी टिके रहते। कभी कभी विक्टर अपनी पत्नी की कल्पना करता। उसे नहीं पता था वो जीवित है या नहीं,
लेकिन बर्फीले मार्च के दौरान जब पैर सुन्न हो जाते, जब भूख दिमाग को धुंधला कर देती, वो उसके चेहरे की कल्पना करता और उन क्षणों में उसे महसूस होता कि प्रेम सिर्फ भावना नहीं है, प्रेम किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी उसे अर्थ दे सकता है। एक सुबह काम पर जाते हुए आसमान अचानक हल्का गुलाबी हो गया। ठंड बहुत तेज थी, सबके चेहरे मृत जैसे लग रहे थे। तभी किसी कैदी ने धीरे से कहा, दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती थी। कुछ सेकंड के लिए सबने आसमान देखा, फिर मार्च जारी रहा। कैंप में सुंदरता भी अपराध जैसी लगती थी, लेकिन वही छोटे क्षण इंसान को पूरी तरह पशु बनने से रोकते थे। फ्रैंकल धीरे धीरे अपने भीतर एक अजीब दोहरी चेतना महसूस करने लगा। एक हिस्सा यातना सह रहा था, दूसरा हिस्सा उसे देख रहा था, समझ रहा था। जैसे उसका मन इस भयावह अनुभव को किसी गहरे अर्थ में बदलने की कोशिश कर रहा हो। वो कल्पना करता कि एक दिन वो मंच पर खड़ा होकर छात्रों को बताएगा, इंसान सबसे बुरे हालात में कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये कल्पना उसे जीवित रखती, भविष्य की संभावना, वर्तमान की यातना के खिलाफ उसकी ढाल बन गई। लेकिन कैंप किसी दर्शन का सम्मान नहीं करता। वहां मृत्यु कभी भी आ सकती थी। उसकी मां मारी जा चुकी थी, उसका भाई भी, उसके पिता भूख और बीमारी से टूट चुके थे, और उसकी पत्नी, उसे बाद में पता चलेगा, वो भी अब इस दुनिया में नहीं थी। एक एक करके उसका पूरा संसार मिटा दिया गया, और फिर भी वो जीवित रहा। क्यों? ये सवाल उसे भीतर से काटता था। कई बेहतर लोग मर गए थे, कई दयालु लोग गैस चैम्बरों में चले गए। जीवन किसी नैतिक न्याय के अनुसार काम नहीं करता। यही शायद सबसे भयावह सच्चाई थी। 1945 युद्ध खत्म होने लगा। नाजी साम्राज्य ढह रहा था, लेकिन कैंपों में कैद लोगों को अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं था कि वे बचेंगे। इतने लंबे समय तक भय में रहने के बाद आजादी भी अवास्तविक लगती है। जब विक्टर मुक्त हुआ, वो लगभग एक भूत जैसा था। शरीर कमजोर, आंखें गहरी, और भीतर एक ऐसा शून्य जिसे कोई भाषा पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकती। वो वियना लौटा, लेकिन वो शहर अब वही नहीं था। सड़कें थीं, इमारतें थीं, कैफे थे, लेकिन जिन लोगों के साथ उसकी दुनिया बनी थी वे नहीं थे। उसने अपनी पत्नी को खोजने की कोशिश की, फिर उसे खबर मिली वो मर चुकी थी। उस क्षण शायद उसके भीतर कुछ पूरी तरह टूट गया। कई बार दुख तुरंत नहीं आता, पहले सिर्फ सन्नाटा आता है, जैसे दिमाग वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर रहा हो। विक्टर अकेला रह गया था। इतिहास ने उससे लगभग सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उसी राख में उसने फिर लिखना शुरू किया। सिर्फ 9 दिनों में उसने एक किताब पूरी की। वो किताब बाद में दुनिया भर में जानी जाएगी, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। लेकिन जब वो लिख रहा था, तब ये कोई साहित्यिक परियोजना नहीं थी। ये एक गवाही थी, एक आदमी की जिसने नरक देखा था और फिर भी ये निष्कर्ष निकाला था कि जीवन अर्थहीन नहीं है। उसकी बात को अक्सर लोग गलत समझते हैं। वो ये नहीं कह रहा था कि सफरिंग अच्छी है, नहीं, उसने सफरिंग को किसी महिमा की तरह नहीं देखा। वो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर सफरिंग अपरिहार्य हो, तब भी इंसान उसके भीतर अपना रवैया चुन सकता है। वो टूट सकता है या अपने दुख को किसी अर्थ से जोड़ सकता है। यही लोगोथेरेपी का मूल था। जीवन हमसे लगातार प्रश्न पूछता है और हम अपने उत्तर कर्मों से देते हैं। विक्टर फिर से मरीजों के साथ काम करने लगा। युद्ध के बाद दुनिया मानसिक रूप से घायल थी। लाखों लोग सिर्फ शहर नहीं, अपने भीतर भी खंडहर बन चुके थे, और आधुनिक दुनिया में एक नया खालीपन जन्म ले रहा था। लोगों के पास खाने को था, नौकरियां थीं, सुविधाएं थीं, लेकिन अर्थ नहीं था। फ्रैंकल इसे एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहता था, अस्तित्व का शून्य। उसने देखा कि इंसान सिर्फ दर्द से नहीं टूटता, बल्कि अर्थहीनता से टूटता है। उसकी बात इसलिए असर करती थी क्योंकि वो किसी आरामदायक विश्वविद्यालय में बैठकर सिद्धांत नहीं बना रहा था। उसने अपनी बात अपने शरीर पर झेली थी। जब वो मंच पर बोलता, उसकी आवाज में एक अजीब शांति होती। कोई नाटकीय क्रोध नहीं, कोई बदले की आग नहीं। यही बात लोगों को और बेचैन करती थी। इतना सब देखने के बाद भी ये आदमी नफरत से भरा क्यों नहीं है? शायद क्योंकि उसने कैंपों में एक और चीज देखी थी। क्रूरता सिर्फ नाजियों के भीतर नहीं थी, और दयालुता सिर्फ पीड़ितों के भीतर नहीं थी। इंसान हर परिस्थिति में दोनों संभावनाएं रखता है। कैंपों में कुछ गार्ड अप्रत्याशित दया दिखाते थे, और कुछ कैदी दूसरों को कुचलने लगते थे। इसलिए फ्रैंकल इंसान को सरल नैतिक श्रेणियों में नहीं बांटता था। वो जानता था कि सभ्यता बहुत पतली परत है, उसके नीचे अंधेरा भी है और करुणा भी। उसकी दूसरी शादी हुई, उसने फिर जीवन बनाया,
वो दुनिया भर में व्याख्यान देने लगा। छात्र उसे सुनने आते, डॉक्टर, दार्शनिक, आम लोग, सभी। लेकिन उसके भीतर ऑशविट्स कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कुछ स्मृतियां शरीर में बस जाती हैं। सर्द हवा, सीटी की आवाज, लकड़ी के जूते, भूख की गंध और वे चेहरे जिनके नाम इतिहास भूल चुका था। विक्टर जब भी मीनिंग की बात करता, उसके पीछे वे सब लोग खड़े होते थे जो लौट कर बोल नहीं सके। उसके लिए अर्थ कोई अमूर्त दर्शन नहीं था, वो एक आदमी था जो मरते हुए भी दूसरे को दिलासा देता है। वो एक औरत थी जो भूख के बीच अपने बच्चे को कहानी सुनाती है। वो एक कैदी था जो आखिरी क्षण तक अपने दोस्त को उठाकर चलने की कोशिश करता है। मानव गरिमा सबसे अंधेरे स्थानों में सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। समय बीतता गया, दुनिया बदल गई, नई पीढ़ियां आईं, लेकिन विक्टर फ्रैंकल की आंखों में हमेशा एक ऐसा इतिहास रहता था जिसे पूरी तरह शब्दों में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि कुछ अनुभव सिर्फ बताए नहीं जाते, वे मनुष्य की आत्मा में स्थायी छाया की तरह रह जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी वो बार बार उसी मूल प्रश्न पर लौटता रहा, जीवन का अर्थ क्या है? और उसका उत्तर कभी सरल नहीं था। कभी अर्थ प्रेम में मिलता है, कभी काम में, कभी जिम्मेदारी में, और कभी सिर्फ इस बात में कि हम अपने दुख को किस गरिमा के साथ सहते हैं।